5 ऐसे रीजंस जो कि प्रूव करते हैं कि आखिर ऑल एलीट रेसलिंग अगली TNA नहीं बनने वाली। क्या है ये जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में और कितनी हद तक आखिर ये कंपनी ग्रो कर सकती है, क्या इसके चांसेस हैं और आने वाले समय में इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। अब एक बात तो यह है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली आने वाले समय में क्या हाल होगा इस कंपनी का, लेकिन हम इनको पुराने एग्जाम्पल से जरूर कंपेयर कर सकते हैं जो कि हमने रेसलिंग इंडस्ट्री में देखे थे। और आज यही चीज मैं करने वाला हूँ TNA के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 5 रीजंस ऐसे क्या हो सकते हैं जो हमें एक आइडिया देते हैं कि AEW अगली TNA नहीं होने वाली। अब प्रॉब्ली मैं इसकी ऑपोजिट वीडियो भी जरूर बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे 5 रीजंस के बारे में कि AEW आखिर अगली TNA कैसे बन सकती है, और उसमें हम उनके मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे गाइस हम 5 पॉइंट्स की जो बात करेंगे वो इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे जो गोल होगा 1500 लाइक्स का। नंबर 5 पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये है कि AEW डायनामाइट का शो एक मेजर केबल टीवी नेटवर्क पर है। अब अगर TNA की हम बात करें तो उनकी 20 साल की हिस्ट्री रह चुकी है और इस पीरियड में काफी सारे अलग अलग नेटवर्क्स के ऊपर उन्होंने अपने शो को एयर करा है। और अगर हम बात करें स्टार्टिंग से तो उनका शो आता था फॉक्स स्पोर्ट्स नेट के ऊपर, और 1 साल वहां पे रहने के बाद उन्होंने स्पाइक टीवी पे स्विच करा और 10 साल तक एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद वो और भी छोटे नेटवर्क्स जैसे कि पॉप टीवी और डेस्टिनेशन अमेरिका पे आ गए। तो उनकी जो ग्रोथ थी वो उतनी हो नहीं रही थी और इसकी वजह से उनकी टीवी डील्स जो है उनकी वैल्यू कम होती जा रही थी और बड़े नेटवर्क्स उनको साइन नहीं करना चाहते थे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ AEW की बात करें गाइस तो उनका एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है TNT के साथ थैंक्स टू टोनी खान, और उसकी मदद से उनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ एक मेजर केबल नेटवर्क पे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क्स है और टर्नर मीडिया इसको ओन करती है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि AEW को हेल्प कर रही है और एक स्टेडी तरीके से उनको टीवी पर वो रहने देगी, और ये है पहला पॉइंट। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस तो ये है लिमिटेड नंबर ऑफ पेपर व्यूज। अब जब TNA स्टार्ट हुई थी गाइस तो उन्होंने एक नया टाइप का मॉडल लॉन्च करा था और वो ये था कि वो अपना पेपर व्यू बिजनेस को काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे और वो अपना वीकली केबल शो एयर करने के बजाय हर हफ्ते एक पेपर व्यू करते थे और उसके लिए वो $10 का प्राइस चार्ज करते थे लोगों के लिए। अब उस टाइम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक लो प्राइस था क्योंकि यूजुअली पेपर व्यूज के अराउंड $60 के चार्ज होता था और यही से हम लोग WWE के लिए भी पे करते थे, लेकिन वो महीने में एक बार होता था और ये हर हफ्ते में एक बार हो रहा है। और जबकि उस समय लग रहा था कि शायद ये एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा हो सकता है फाइनेंशियली भी और फैंस के लिए भी, अनफॉर्चुनेटली एंड में अनसक्सेसफुल रहा और TNA के लिए ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं आई। और दूसरी तरफ अगर हम AEW की बात करें गाइस तो उन्होंने अपने मंथली पेपर व्यू मॉडल को कभी फॉलो नहीं करा है जो कि इतने सालों से रेसलिंग के अंदर चल रहा है, और उन्होंने उसके बजाय क्वार्टरली मॉडल को फॉलो करा है। और इसका रीजन ये है कि वो अपने वीकली टीवी शो पे ज्यादा जो है ध्यान देना चाहते हैं, उसको थोड़ी बड़ी फील देना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि वो अपने फैंस की पॉकेट पे उतना जोर नहीं डालना चाहते क्योंकि शायद वो अफोर्ड कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि जब भी पेपर व्यू आए तो फैंस को लगे कि भाई साल में 4 ही बार हमको पैसे देने हैं तो ये पेपर व्यू वर्थ हिट होने वाला है, इस वजह से हम इस पे पैसे खर्चते हैं। तो ये एक क्लेवर चीज है जो AEW कर रही है। शायद TNA भी ऐसा कुछ करती तो वो आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके होते। नंबर 3 पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे बात आ जाती है फाउंडर्स की। अब AEW के फाउंडर्स ना ही सिर्फ अमीर हैं लेकिन उसके अंदर काफी सारे ऐसे नॉन रेसलिंग नाम हैं जो कि AEW के आने से पहले ही बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, जैसे कि कोडी रोड्स, यंग बक्स और केनी ओमेगा। इनकी वजह से जितनी आंखें ऑलरेडी इस शो के ऊपर थी वो चीज सेम TNA अपने समय पे रेप्लिकेट नहीं कर पाई थी गाइस, क्योंकि ये को फाउंड करी थी जेफ जैरेट ने जो कि उस समय पे ठीक ठाक पॉपुलर थे, और उन्होंने हायर कर लिया था विंस रूसो को, एक ऐसा राइटर जो पहले WWE की एटीट्यूड एरा में हेड क्रिएटिव था और उसके बाद WCW को उसने बुरे तरीके से बर्बाद कर दिया। तो वो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके थे रेसलिंग इंडस्ट्री में और वो चीज TNA के लिए काम नहीं करने वाली थी। लेकिन अगर हम मॉडर्न डे रेसलिंग के हिसाब से AEW की ओनरशिप देखें और उनके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट्स देखें तो काइंड ऑफ वो ज्यादा अच्छे से सोच पा रहे हैं कि इस समय रेसलिंग की क्या नीड है, फैंस क्या देखना चाहते हैं। वो मॉडर्न माइंड्स है और उन्होंने इतने साल इंडी सर्किट्स पे ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म करा है कि उनको एक अच्छा आइडिया कि किस टाइप के सुपरस्टार्स उनकी कंपनी के लिए काम आ सकते हैं, और ये चीज अंदर ही अंदर बिहाइंड द सीन्स एक काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है। नंबर 2 पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे तो आता है कि फोकस जो है वो
करा जा रहा है ग्रेट मैचेस के ऊपर। अब जब AEW आई थी उन्होंने उसी समय ये बात बता दी थी कि उनका जो फोकस रहने वाला है वो रेसलिंग के ऊपर रहेगा और वो कोशिश करेंगे कि रेसलिंग की इंडस्ट्री में बेस्ट इन रिंग प्रोडक्ट वो देने की अपने फैंस को कोशिश करें। और बहुत सारे लोगों ने और पुराने रेसलर्स ने भी ये बात बोली है कि AEW इज ऑल अबाउट फ्लिप्स एंड डाइव्स एंड किक्स, और वो चीज़ शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आती क्योंकि कभी कभी वो ओवर हो जाता है, और उस बात से डेफिनेटली मैं भी अग्री करूंगा। और अगर इसके ऑपोजिट में मैं देखूं तो ये भी बात हम नहीं डिनाई कर सकते कि AEW मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अच्छे मैचेस देने में सक्सेसफुल रहती है। और रिसेंट एग्जांपल्स की हम बात करें तो स्टेडियम स्टैम्पीड मैच जो डबल और नथिंग में हुआ था, उसके बाद रेवोल्यूशन में जो टैग टीम मैच हुआ था ओमेगा और पेज अगेंस्ट यंग बक्स, वो तो वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम मैचेस था। और ये चीज़ गाइस TNA ने आखिर क्यों नहीं करी, क्योंकि उनका काइंड ऑफ सेम मॉडल था जो कि WCW ने फॉलो करा था कि वो पहले अपनी कंपनी में बड़े बड़े स्टार्स को लेकर आना चाहते थे ताकि अटेंशन जो है वो WWE से TNA के ऊपर आ जाए, और यहाँ पे उनका फोकस मैचेस पे उसके बाद गया था। और जब तक वो अपनी रेसलिंग के ऊपर पहुंचे तब तक उनकी कंपनी ऑलरेडी थोड़ी नीचे गिरने लग गई थी, और इसकी वजह से ज़्यादा ध्यान लोगों का गया नहीं था। अब रेसलिंग फैन सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ को रेसलिंग इतनी पसंद नहीं आती कि फ्लिप्स एंड किक्स नहीं देखने उन्हें, कुछ को सिर्फ स्टोरी लाइन से मतलब रहता है, तो वो सबका अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन ये बात डिनाई हम नहीं कर सकते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग जो है वो काफ़ी अच्छे इन रिंग प्रोडक्ट दे रही है। और फाइनली गाइस जो नंबर 1 पे पॉइंट आता है जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि ऑल एलीट रेसलिंग इज अ फाइनेंशियली सिक्योर कंपनी। और TNA की हम बात करें गाइस तो उनकी कंपनी स्टार्टिंग में ही खत्म होने वाली थी क्योंकि उनका शुरुआत बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन डिक्सी कार्टर अगर ना आती और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस ना करती कि मुझे इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो TNA शायद वहीं की वहीं खत्म हो जाती। और इसकी वजह से हमेशा से ही TNA का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अलग अलग समय पे उन्होंने अलग अलग अपने इन्वेस्टर्स ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उतना पैसा वो कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाए कि एक मल्टीनेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छी कंपनी चला सकें। लेकिन दूसरी तरफ हम AEW की बात करें तो हम जानते हैं कि ओनर्स उनके कौन हैं, जैक्सनविल जैगवार्स के ओनर्स, फुलहैम FC के ओनर्स टोनी खान, और साथ के साथ जो बैकिंग दे रहे हैं उनके फादर शाहिद खान। और इससे क्लियरली गाइस ये बात यहाँ पे पता लगती है कि अगर किसी भी कंपनी की दुनिया में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो वो बाकी कंपटीशन के साथ लंबे समय तक सर्वाइव भी कर सकती है। और इनफैक्ट अगर वो कंपटीशन नहीं भी दे पा रही तो वो अपने आप में एटलीस्ट कई सालों तक टिक सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस से ही बाहर चले जाएंगे। तो ये चीज अगर TNA के पास भी होती तो शायद वो भी कभी ना कभी और ज्यादा अपना नेक्स्ट लेवल तक शो लेकर जा सकते थे। लेकिन AEW की मैं बात करूंगा इस तो एक चीज जो मैं ऐड करूंगा यहाँ पे वो ये भी है कि वो अपना एक बजट रख के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शाहिद खान ने बोला है कि भाई मेरे पास जितना पैसा मैं सारा तुम्हारा इस कंपनी में लगा रहा हूं। उनके लिए पर्सनली ये एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है और वो इससे प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो और ज्यादा रिच हो सके, और यही बिजनेस पूरी गेम है। तो काइंड ऑफ वो एक दिमाग का खेल भी खेल रहे हैं कि अगर कोई चीज उनकी आउट ऑफ बजट जा रही है तो वो उस चीज पे पैसे खर्चने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम प्रोडक्शन लेवल देखें तो अभी भी AEW WWE से लाखों गुना पीछे है उस कंपैरिजन में। लेकिन AEW की कंपनी का जो इस समय साइज है उसके अकॉर्डिंग उनको इन सब चीजों पे ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत भी नहीं है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम अपने प्रोडक्ट और अपने रोस्टर से जो है वो फैंस को अट्रैक्ट करें, और उसके बाद जब धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे तो वो सारी चीजें विजुअली फैंस ऑटोमेटिकली जो है वो देखेंगे और हमारी कंपनी को और पसंद कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो क्लियरली प्रूव करते हैं, फैक्चुअल है, मैंने अपने आप से तो सोच के बनाए नहीं है। हिस्ट्री को काइंड ऑफ हम कंपेयर कर रहे हैं प्रेजेंट से और काइंड ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या हो सकता है। आप चिंता ना करें क्योंकि इसकी बिल्कुल ऑपोजिट वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि AEW सारी चीजें सही कर रही है, बहुत सी उन्होंने गलतियां भी करी हैं और वो जल्द ही वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।